नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। इस वक्त पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन फिर ऐसी खबरें आने लगी कि एकनाथ शिंदे वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहे। अब देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित पवार तीनों दिल्ली आते हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और उस बैठक के बाद शिंदे फिर से कहते हैं, वो पहले भी वैसे कह चुके थे, कि वो रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते और मोदी शाह जो कहेंगे उसे मान लेंगे। तो ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ आसानी से तय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनके जो टेंट्रम्स देखने को मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि शिंदे ने कहने को तो कह दिया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन ये करना उनके लिए आसान साबित नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन नई विधानसभा का गणित ऐसा है कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और इस पर एक आम सहमति बन गई है। चूंकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई है, तो इस बात पर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फडणवीस की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने पर तो विचार नहीं कर रहा। और इसकी वजह यह है कि चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने में देरी करती है तो कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाता है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन यादव या भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो बन गए। तो क्या यही चीज महाराष्ट्र में होने जा रहा है? क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करेगी? देखिए, इस बारे में आखिरी फैसला तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करेंगे और ये बात सबको मालूम है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा के अंदर भी वैसे अलग अलग गुट हैं। अब मराठा गैर मराठा की राजनीति के नाम पर कुछ लोग अपना अपना नाम भी उछाल रहे हैं। कोई ओबीसी के नाम पर अपना नाम उछाल रहा है, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि फडणवीस के अलावा किसी और के नाम पर मुहर लगेगी। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आप भाजपा का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, वो है भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आरएसएस खुलकर देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आ गया है और उसने ये साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फडणवीस को ही बैठना चाहिए, और साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर संघ ने फडणवीस को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है। अब आप देखिए कि चुनाव परिणाम तो 23 नवंबर को आ गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली थी और विपक्ष का लगभग सफाया ही हो गया। बड़ी बड़ी बात करने वाले उद्धव ठाकरे, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें इतनी सीटें भी नहीं मिली कि उनकी पार्टी का कोई विधायक विपक्ष का नेता भी बन सके। यही हाल राहुल गांधी की कांग्रेस और अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझने वाले शरद पवार का भी हुआ। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। उनमें से 132 सीट पर अकेले भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जो एक बहुत बड़ी जीत है। अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सिर्फ 13 सीटें कम मिली है। मैं सिर्फ भाजपा की बात कर रहा हूं। अब खबर यह भी है कि 4 से 5 निर्दलीय विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। वैसे अगर महायुति की बात करें, ये पूरा एनडीए का जो वहां पे फॉर्मेशन है महायुति, उसकी बात करें तो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को 57 और अजित पवार वाली एनसीपी को 41 सीट मिली है। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो महायुति को 230 सीटें मिली हैं 288 में से। सोचिए कितना बड़ा मैंडेट है, कितना प्रचंड बहुमत महायुति को महाराष्ट्र में मिला है। अब इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि आसानी से शपथ ग्रहण हो जाएगा। यह भी तय था कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा और फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि महायुति ने ये जो चुनाव लड़ा उसमें नेतृत्व एक तरह से देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। ये और बात है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो देवेंद्र फडणवीस ने ही बनाई थी। लेकिन बाद में चुनाव परिणाम आने के बाद दो चीजें ऐसी हुई जिससे पूरा प्रोसेस स्लो हो गया और भाजपा नेतृत्व भी शायद सोच में पड़ गया।
अब पहली चीज तो ये हुई कि रिजल्ट आने के बाद एकनाथ शिंदे के तेवर बदल गए। पहले वो मुख्यमंत्री बने रहने की अपनी जिद पर अड़ गए, अभी भी वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि नहीं, हम मोदी शाह की बात मान लेंगे, तो कभी अपने किसी नेता के माध्यम से कहलवा देते हैं कि लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहें। फिर खबर ये आती है कि वो गृह मंत्री बनने की अपनी जिद पर अड़ गए हैं। तो तरह तरह की बातें हो रही हैं। जाहिर है कि एकनाथ शिंदे के तेवर बदल गए हैं, लेकिन जब भाजपा ने उनकी ये बात मानने से मना कर दिया तो फिर वो गृह मंत्री की मांग पर अड़ गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो अपने अलग अलग नेताओं के माध्यम से अपनी बातें जो हैं वो लोगों के सामने ला रहे हैं। और जब भाजपा ने यह भी मानने से इनकार कर दिया तो वो नाराज होकर अपने गांव चले गए। अब इसके बदले हुआ क्या? इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार बनाने की सारी प्रक्रिया ही रुक गई। उनका इशारा साफ था कि वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अब शनिवार को वो गांव से वापस लौट आए, लेकिन अभी भी उनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ, एक चीज़ वो बार बार जरूर कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के निर्णय को मानेंगे। ये दोनों जो निर्णय लेंगे उसे वो मानेंगे, वो ये जरूर कह रहे हैं। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके बयानों से ऐसा साफ लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के मोह से निकल नहीं पा रहे हैं और अंत तक वो अपनी कोशिश जारी रखना चाहते हैं। अब इस बीच हुआ क्या कि भाजपा के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए जो फडणवीस की जगह खुद मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं। इन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि चूंकि फडणवीस एक ब्राह्मण हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री बनने से पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि इससे मराठा वोटर नाराज हो जाएगा, जिसने इस बार खुलकर या ठीक ठाक संख्या में महायुति का साथ दिया है, जो कि पहले एमवीए के साथ यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ करते थे। लेकिन इस बार उन्होंने महायुति को भी वोट दिया है। अब ये भी कहा गया कि मराठा नहीं तो किसी ओबीसी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी भाजपा का कोर वोटर है। अब मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मीडिया में जैसी खबरें आई उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने भी ऐसा ही तर्क दिया था। उनका कहना था कि फडणवीस एक ब्राह्मण हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने से मराठा फिर से नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री बने रहने देना चाहिए। अब यही तर्क भाजपा के भी कुछ नेता देने लगे और मराठा मुख्यमंत्री के तौर पर विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और मुरलीधर मोहोल, जो केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, उनका नाम उछाला जाने लगा। इसी तरह से ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रशेखर बावनकुले, उनका नाम उछाला जाने लगा। अब ये सब देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धैर्य जैसे जवाब देने लगा, क्योंकि संघ का यह स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री पद पर अगर किसी का हक बनता है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस ही भाजपा के चेहरे रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और पार्टी ने फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनने को कहा, तो पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने उसे भी स्वीकार किया। उन्होंने कोई इसे अपना ईगो इशू नहीं बनाया। पार्टी ने कहा, उन्होंने मान लिया। और ये जो 132 सीट भाजपा को मिली है वो फडणवीस के नेतृत्व में ही मिला है। तो फडणवीस को किस आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित किया जा सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण है? ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो फिलॉसफी है उससे मैच नहीं होता। ये आप ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में भाजपा को जो सफलता मिली है उसके पीछे संघ का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, लोकसभा चुनाव में संघ के बारे में ये कहा गया कि वो सक्रिय नहीं थी और भाजपा को उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कहाँ वो, आप देखिए कि 9 सीट पे आ गई वो। तो संघ ने अपने 65 आनुषांगिक संगठनों के साथ महाराष्ट्र में भाजपा के लिए 65 उसके जो आनुषांगिक संगठन हैं उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में, चूंकि लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ उससे संघ को भी झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा अभिमान भी तो हो गया था ना। आप सोचिए, नड्डा जी ने क्या कहा था। नड्डा जी ने कहा था कि संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपना चुनाव खुद लड़ सकती है। तो जाहिर है इसका अच्छा मैसेज नहीं गया और संघ ने वो सक्रियता नहीं दिखाई। तो और जो हश्र हुआ वो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जो हश्र हुआ, महाराष्ट्र में जो हश्र हुआ, इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उतनी सक्रियता नहीं दिखाई, क्योंकि नड्डा जी के बयान ने एक तरह से उनके अंदर का जो एंथुजियाज्म था
उसको कहीं ना कहीं उस पर चोट लगी थी। लेकिन इस बार संघ ने अपने 65 आनुषांगिक संगठनों के साथ महाराष्ट्र में भाजपा के लिए अपनी जान लगा दी, जिसने बीजेपी की सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यह मत समझिए कि 149 में से 132 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को आई हैं वो ऐसे ही आ गई हैं। इसके पीछे संघ की पूरी शक्ति रही है। और संघ ये देखकर परेशान था कि हिंदू एकता के जिस मंत्र को लेकर संघ और उसके संगठनों ने भाजपा को चुनाव जितवाने में मदद किया, अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर जिस तरह से मराठा, गैर मराठा, ओबीसी इस तरह की बातें हो रही हैं वो ठीक इसके विपरीत हैं। कहाँ तो भाजपा योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे को चुनाव में जोर शोर से उठा रही थी, हिंदू एकता की बात कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के एक हैं तो सेफ है नारे का शंखनाद कर रही थी। और कहाँ अब मात्र मराठा, गैर मराठा, ओबीसी के आधार पर मुख्यमंत्री के चुनाव की बात हो रही है। तो संघ में इसको लेकर के थोड़ी नाराजगी थी। और वैसे आप ध्यान रखिए कि इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने प्रखर हिंदुत्व को अपनी चुनावी जो कैंपेन था उनका और उनके जो चुनावी भाषण थे उसका केंद्र बिंदु बनाया। जिस प्रखरता और आक्रामकता के साथ देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व का मुद्दा इन चुनावों में उठाया, उससे संघ भी काफ़ी प्रभावित हुआ। ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर फडणवीस की आक्रामकता बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह दिखी। और अगर ये कहें कि हिंदुत्व के मुद्दे पर फडणवीस महाराष्ट्र के योगी बन चुके हैं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है जिसके मुताबिक संघ ने भाजपा को ये संदेश भिजवा दिया है, जी हाँ, साफ संदेश भिजवा दिया है कि चूंकि महायुति की जीत में फडणवीस की केंद्रीय भूमिका रही है, इसलिए वही मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक हकदार हैं। यह संदेश संघ ने भाजपा को भिजवा दिया है। साथ में यह भी कहा है कि एक तरह से चेताया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये नुकसान आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शंस में, खासकर मुंबई में, पार्टी को बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो संघ ने अपनी पसंद भाजपा को बता दी है और ये भी कह दिया है कि अगर नहीं बनाया तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में आप मान कर चल सकते हैं कि एकनाथ शिंदे चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की ही संभावना ज़्यादा है। वैसे फडणवीस सिर्फ संघ की ही पसंद नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह वो भी इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है महाराष्ट्र में, तो ये कोई बहुत दमदार तर्क नहीं है। देखिए, ये आमतौर पर लोग मानते हैं कि जिनकी संख्या कम है शायद उनकी दावेदारी उतनी नहीं होगी या वो मुख्यमंत्री पद के लिए उनको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमारे सामने कम से कम 2 उदाहरण ऐसे हैं जिनको देख करके आप इस दावे को या इस तर्क को आप खारिज कर सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो नरेंद्र मोदी का ही है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो जिस जाति से आते हैं, घांची तेली जो उनकी जाति है, वो उसकी संख्या क्या है गुजरात में? मुश्किल से 2% के आसपास। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने पूरे गुजरात का विश्वास जीता और 12-13 वर्ष तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। ये सबको जानता है। तो सिर्फ जाति का जो प्रतिशत है यही काफ़ी नहीं होता किसी मुख्यमंत्री के चयन में। हाँ, जाति भारत की एक रियलिटी है और जब मुख्यमंत्री का चयन होता है तो सारी बातों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन सिर्फ इसी बिना पे किसी के मुख्यमंत्री पद पे जो दावा है उसको खारिज नहीं किया जा सकता और भाजपा में कम से कम ऐसा नहीं होता। और एक दूसरा उदाहरण आपको बिहार का है। अब देखिए, नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से, वो भी लगभग 2% है बिहार में। लेकिन आप देखिए पिछले 15 क्या, अब तो उससे ज़्यादा हो गया, 15 और अब 20 साल से, लगभग 20 साल से, अगले साल 20 साल हो जाएगा। उसके बीच में आप 1-2 साल का वो समय छोड़ दें जब मांझी जी बने थे वहाँ पे मुख्यमंत्री, तो तब से अब तक नीतीश कुमार ही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिए कि ये जिस जाति से नेता आता है उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ उसी बिना पर आप किसी के मुख्यमंत्री पद के दावे को खारिज नहीं कर सकते या ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति उपयुक्त नहीं है। अब खबर ये भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने पर गृह मंत्रालय की मांग उठा दी है और वो अपनी इस मांग पर अब अड़ गए हैं। कहते हैं चलो मुख्यमंत्री बन जाए भाजपा का, लेकिन हमें गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। और भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है।
अगर देखिए वित्त मंत्री तो अजित पवार बनेंगे और गृह मंत्री बन जाएंगे एकनाथ शिंदे, तो मुख्यमंत्री के पास क्या रहेगा फिर तो। और ध्यान रखिए कि ये जो गृह मंत्रालय है वो लंबे समय से देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहा है, तो भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। अब खबर यह भी है कि शिंदे की हठधर्मिता से भाजपा का धैर्य भी अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सोमवार को अजित पवार एक बार फिर अमित शाह से दिल्ली में मिल रहे हैं और खबरों के मुताबिक शिंदे माने या ना माने, इस मीटिंग के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। विभागों के बंटवारे पर शायद अंतिम मुहर भी लग जाए, क्योंकि भाजपा ने यह घोषणा कर दी है कि नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। तो खबरों के मुताबिक भाजपा ने शिंदे को यह अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया आप फैसला कर लीजिए, हमारे सामने यह भी ऑप्शन है कि हम अजित पवार की पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बना लें। अब भाजपा के 132 विधायक हैं, अजित पवार के 41 विधायक हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 172 विधायक हो जाते हैं। 4-5 निर्दलियों ने भी अपना समर्थन दे ही दिया है, तो सरकार बनाने में ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी और आराम से यह सरकार चल सकती है अगर शिंदे अपनी हठधर्मिता दिखाते हैं और मान लीजिए वो सरकार में शामिल ही नहीं होते हैं, तो भी भाजपा और अजित पवार इन दोनों के विधायकों की इतनी संख्या है कि नई सरकार आसानी से बन सकती है और आसानी से चल भी सकती है। जैसा मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक अल्टीमेटम भी दे दिया है एकनाथ शिंदे को। अब देखते हैं उनके तेवर ढीले पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। अब देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर शिंदे कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकते हैं तो भाजपा को धोखा क्यों नहीं देंगे, इस बात की क्या गारंटी है। सही बात है, शायद भाजपा भी ये समझती है और इसीलिए पिछली बार पार्टी ने सिर्फ शिंदे पर भरोसा करने की बजाय अजित पवार को भी अपने साथ रखा। ये बात अब समझ में आ रही है। लोग पूछते थे ना कि अजित पवार को अपने साथ क्यों रखा है, शिंदे के साथ मिलकर के सरकार चला लेते। लेकिन आप देखिए, शिंदे पर भी ये शायद इनको अंदाजा था कि इन पे भी आप एक हद से ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए अजित पवार को अपने साथ रखा। और आप ये भी देखिए कि अजित पवार इस बार खुलकर देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में है। तो खुल करके देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में उन्होंने खुल के कहा भी है। अब देखिए कि अपने 57 विधायकों के साथ शिंदे जो हैं वो एक तरफ पड़ गए हैं। ठीक है, अगर वो दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, मतलब महाविकास अघाड़ी की तरफ, तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गणित जो है वो इस तरह का है कि शिंदे अघाड़ी के साथ मिलकर भी सरकार नहीं बना सकते। इसलिए शिंदे के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो बार्गेन कर सकते हैं, लेन देन में वो अपने तेवर दिखा सकते हैं, लेकिन उनको भी अंदाजा है कि सरकार चलाने के लिए वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार मिल करके आराम से सरकार बना सकते। देखिए, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी बढ़ी है महाराष्ट्र में, ये तो सही है। उसकी एक वजह यह भी है कि वो ईजिली अवेलेबल रहते हैं, आम लोगों के लिए भी और कार्यकर्ताओं के बीच भी। जब तक वो मुख्यमंत्री थे या अभी तो मुख्यमंत्री हैं ही, तो वो अवेलेबल रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं। अब महिलाओं के लिए उन्होंने लड़की बहन योजना जो शुरू की, उससे महिलाओं के बीच भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है। ये बात है, ये सही बात है। अब चूंकि वो खुद मराठा हैं, इसलिए मराठों का वोट भी महायुति को मिला है, ये भी सच है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता। बिना भाजपा की इलेक्शन मशीनरी के और संघ के संगठन शक्ति के बगैर शिंदे कभी इतना बड़ा बहुमत नहीं पा सकते थे। इसलिए उन्हें यह जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बनकर फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया, वैसे ही बड़ा दिल उनको दिखाना चाहिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए तीनों पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए, जिसके लिए उनको मैंडेट मिला है। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की एक खबर के मुताबिक भाजपा के एक नेता ने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करने की शर्त पर यह कह दिया है कि फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए फाइनल हो गया है और 5 तारीख को वही शपथ लेंगे। शिंदे के बगैर सिर्फ अजित पवार के अमित शाह से मिलने की खबर ने भी ये हिंट दे दिया है कि भाजपा अब शिंदे के टेंट्रम्स को, उनके नखरे को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, शिंदे ने खबरों के मुताबिक ये प्रस्ताव भी दिया था कि पहला 1.5 साल जो है वो उनको मुख्यमंत्री बने देना चाहिए। भाजपा से कहा कि पहला 1.5 साल अभी मुझे मुख्यमंत्री रहने दो।
लेकिन फिर अजीत पवार ने कहा कि अगर उसको 1.5 साल बनाओगे तो फिर हमें भी बनाओ, क्योंकि मैं अपनी पार्टी को क्या जवाब दूंगा कि शिंदे 1.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो फिर हमें भी बनाओ। तो फिर ये मामला जो था वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन शिंदे ने पूरी कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अभी कंटिन्यू करें। ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार खुलकर देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने माना कि भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होने चाहिए। संघ ने भी साफ संदेश भाजपा को दे दिया है। शिंदे के बगैर भी फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा एनसीपी की सरकार आसानी से बन सकती है और भाजपा अब उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि जैसा मैंने कहा, शिंदे के सामने कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि वो भी आखिरकार मान ही जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।